और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सेकंड ग्रेड की भी 8,000 के लगभग, जिसमें 70% से ज़्यादा प्रशासनिक बता करके सबको प्रताड़ित करने के लिए वो सूची भी इनके टेबल के ऊपर अधिकारियों के पास मंत्री कार्यालय से आ चुकी है। तो ऐसे में ये उद्योग बना करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस सूची को केवल एसआईआर वालों से काम नहीं चलेगा। अगर एसआईआर के लोग वापस वहीं रह गए तो डबल पोस्टिंग भी हो जाएगी। अभी भी डबल वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, डबल प्रिंसिपल बैठे हैं। 8 महीने तक प्रिंसिपल जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए, उनको 4 बार काउंसलिंग स्थगित कर दी इन्होंने, इसलिए कि जहां जिस पोस्ट के ऊपर इनको भ्रष्टाचार करके प्रिंसिपल लगाना था वो मेन पोस्ट को खाली रखना है, इसलिए 8 महीने तक काउंसलिंग नहीं की गई। और अब जाकर के जब उनका काम हो गया, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो अब जाकर के वो काउंसलिंग। आप बताइए साहब, अब 1 महीने बाद में एग्जाम है और आप अब काउंसलिंग करा रहे हैं। आपने 8 महीने तक काउंसलिंग क्यों नहीं कराई प्रिंसिपल की? तो प्रिंसिपल की बात हो चाहे वाइस प्रिंसिपल, 4-4, 5-5 बैठे हैं। और ऐसे ऐसे विद्यालय हैं इस व्याख्याता सूची में कि 5 विषय के व्याख्याता थे, पांचों को हटा दिया गया और उसकी जगह किसी को नहीं लगाया गया। 4 थे, चारों को हटा दिया गया, किसी को नहीं लगा दिया। तो 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर जब परीक्षाएं हैं, पहली बार फरवरी में एग्जाम हो रही हैं और फरवरी के एग्जाम होते हुए जनवरी के मिड के अंदर इस तरीके के प्रशासनिक आदेश करके, ऐसी क्या प्रशासनिक आवश्यकता पड़ गई कि अगर ये आदमी परीक्षा करा देता 1.5 महीने, तब उसके बाद में अगर हो जाता तो क्या होता? और अगर ऐसा ही जरूरी था तो 2 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। इसलिए एक दूसरी बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम 1 लाख भर्तियां, ये कितनी बार लिखेंगे इस बात को? कितनी बार लिखेंगे? ये जो सूची इन्होंने जारी की है, इसमें 4 भर्तियां ऐसी हैं जो 5,000 से ज़्यादा की हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं जो 1,000 से नीचे की हैं। और जो 4 हैं उसमें है जो सफाई कर्मचारी। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि पहले बजट में भी सफाई कर्मचारियों के भर्ती की घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आरोप लगे थे कि जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं सफाई कार्य करने के, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार के कारण से मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं और आज उसको दोबारा दिखा दिया। तो यही भर्तियां हैं जिनको ये 2 साल से राह गलपा रहे हैं। इन भर्तियों को ये समय पे भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख कर देंगे, पहले साल में बता दिया, दूसरे में 1 लाख और कर देंगे, अब कह रहे हैं 1.5 लाख कर देंगे। और जब आया है भर्ती का आंकड़ा तो आपने देखा होगा कि केवल 4-5 हज़ार से ऊपर की भर्तियां हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं 44 में से जो 1,000 से नीचे की भर्तियां हैं। तो ऐसे में ये केवल आपके सवाल लेते नहीं, जनता के सवालों का जवाब देते नहीं, पर्ची आई, पढ़ती और उस पर्ची के अलावा एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो मांग करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। आप सार्वजनिक शिक्षा को ख़त्म करना चाह रहे हो, शिक्षकों की समस्याओं का आपको संज्ञान नहीं है, आपको बच्चों के भविष्य का संज्ञान नहीं है। आप केवल और केवल इन सरकारी शिक्षा को ख़त्म करके आदर्श विद्या मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, और ये जो आदर्श विद्या मंदिर बंद हो गए, उन आदर्श विद्या मंदिरों को संचालन कराने के लिए, उनमें बच्चे भेजने के लिए ये जो सार्वजनिक शिक्षा को आप माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा को ख़त्म कर रहे हो, ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ साहब। 16,17,000 16 या 17,000 हुई होगी जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली। हमने विज्ञप्ति निकाल के कहीं परीक्षा करा दी, कहीं परीक्षा की तिथि दे दी। अगर उसमें ये अपनी वाई लूट रहे हैं तो इनको ये बताना चाहिए, इससे विज्ञापन में कल इनके तो पैसे तो राज के लग रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए कि ये भर्ती हमने कराई और हमने विज्ञप्ति निकाल करके हमारी घोषणा के मुताबिक, हमारे संकल्प पत्र के मुताबिक कराई है। आप बताइए साहब, 2290 सेकंड ग्रेड के टीचर, 7,500 थर्ड ग्रेड के टीचर, 1.25 लाख टीचरों की आवश्यकता है। 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं क्योंकि इनको भर्ती नहीं करनी पड़े। और
बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो अचंभा हुआ कि एक बार शिक्षा मंत्री जी को टेबल पे बैठाते तो सही कि भाई आप क्या कर रहे हो और आपने क्या कबाड़ा किया है। ये जो आदेश निकाला है, मैं समझता हूँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हम जनहित याचिका भी लगाएंगे। इस शिक्षकों के जो इस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं मिड सेशन में परीक्षा के ऊपर और प्रताड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक आधार के ऊपर बता करके किए गए हैं, उनके ऊपर हम ये भी करेंगे। हम लोग इसको और लेके जाएंगे, राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को भी अगर उसमें रीढ़ की हड्डी है चुनाव आयोग में, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार को, शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जाना चाहिए कि आपके हमारे आदेश के बावजूद आपने सूची को हमसे परमिशन लेकर के क्यों नहीं जारी की। अपने आप सूची जारी कर दी, अपने आप कह दिया एसआईआर वालों को मत करो। अब ये कौन सा तमाशा है भाई? एसआईआर वालों को नहीं करोगे तो जो एसआईआर में नहीं है वो व्यक्ति तो आकर के ज्वाइन करेगा और एसआईआर वाला वहाँ रहेगा। उसका ऑर्डर प्रचारित हो गया तो वहाँ तो 2 हो गए। तो कहीं 4 प्रिंसिपल बैठे हैं, कहीं वाइस प्रिंसिपल 4 बैठे हैं, कहीं व्याख्याता 0 है, कहीं व्याख्याता 4-4, 2-2, 3-3 हो जाएंगे। तो ये जो अव्यवस्था इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को जन्म देकर के की है, इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा शिक्षा मंत्री जी को तो पूरे राजस्थान की जनता से कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेरे को इतना बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया। मैं यूटर्न मंत्री हूं, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं। आप बताइए, 2 दिन पहले परसों सूची जारी करते हैं, आज उसी का डायरेक्टर जो सूची जारी कर रहा है वो कह रहा है नहीं इनको मत करो, और कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं कि तुरंत इनको वापस ज्वाइन कराओ। तो ये गलती किसकी है? कोई किसी अधिकारी को तो सस्पेंड करेंगे, या खुद सार्वजनिक जैसे उस बीजेपी के जिला अध्यक्ष से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, वैसे वो ये मांग रहे थे। मैं बता दूं आपको, मैंने अंदरूनी पता लगाया है कि मैं माफ़ी चाहता हूं, कान पकड़ के उसको उन्होंने कहा ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोले मैं फ्री में नहीं कर सकता। ये माफ़ी मांग रहे थे, मैं फ्री में नहीं कर सकता। आप समझते हो हमारे यहाँ भाई साहब का हुक्म है कि पर्ची कटेगी। किसको ले लिया? अरे किसने ले लिया? किसने ले लिया? किसने ले लिया? जब लेंगे तब बात करेंगे जग जाहिर साहब। आज है माननीय सीपी जोशी जी इसके कन्वीनर बनाए गए हैं। जो मनरेगा का जो अभियान चल रहा है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हमारे सारे मेंबर जो 10-15 लोग हैं वो समन्वय समिति की बैठक करेंगे। मैं भी सौभाग्य से यहाँ हूँ तो मैं भी उनको ज्वाइन करूँगा, और हम किस प्रकार से जो मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा ग्राम पंचायतों के अंदर जा रहा है, उसकी कार्य योजना किस तरीके से हो। हमने एक स्टेट की समन्वय समिति बनाई है, अभी आज हम जिलों की समन्वय समिति भी बनाएंगे, विधानसभा के ऑब्जर्वर भी हम लोग लगाएंगे, और इस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले सब जगह जा कर के और गरीब के हित की, गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, जीवन को, गरीब को 2 वक्त कैसे रोजी रोटी मिले, आत्मसम्मान की, इसके लिए जो कानून यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, राइट टू वर्क, उसको जो ख़त्म किया गया है, उसके ऊपर हम लोग आज आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आपके पास आए थे पार्टी में शामिल होने की, वो खुद कह रहे थे इच्छा जाहिर कर रहे थे, और नेता भी लाइन में क्या होते वो ये बोल रहे कि सब टूट रहा है वहाँ पर। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर स्टेटस क्या है सर? वो कांग्रेस में है कि आए हैं कि नहीं आए अभी तक? देखिए, उन्होंने आवेदन दिया है। हमने कल 15 तारीख को हमारी अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाई है। वो अनुशासन कमेटी में उनके आवेदन के ऊपर विचार किया जाएगा। उसके बाद में जो भी उनका जो भी फैसला रहेगा वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास में आएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान को अपने विचारों से अवगत कराएगी। उसके बाद में जो हाईकमान फैसला लेगा वो कांग्रेस पार्टी का अंतिम फैसला। मतलब आज की तारीख में वो कांग्रेस में नहीं है? नहीं, आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में इतना ही है कि उनके इनकम टैक्स की रेड पड़ी है सारे संस्थानों पे, क्योंकि वो उन्होंने कल कह दिया कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ।
ये आपके लिए ताज़ा खबर है या पुरानी खबर है आप जानो, लेकिन पूरे के पूरे उनके पेट्रोल पंप, घर, सब के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। सर, और नेता भी संपर्क में है कि आना चाह रहे हैं क्या? रोजाना ही मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक बात अभी किसी से हुई नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मिलना जुलना तो रोजाना ही होता है। सब लोग दुखी भी हैं, एक कॉन्फेड का बीजेपी मामला के आया लोग था, दुखी हैं, बीजेपी के लोग दुखी हैं। एक की बात कर रहे थे, सेशन खत्म होने पे है और 50% दाखिले भी आरटी के थ्रू हो नहीं सके हैं। बेचारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल और शिक्षा संस्थान। इसमें दो बात हैं। एक तो प्राइवेट स्कूलों में आरटी के मुताबिक 25% जो कानून है उसकी पालना नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही है। और दूसरी ये है कि इन्होंने पिछली बार जो 5 साल के बच्चे का पहली क्लास में प्रवेश का नियम था उसको बदल दिया गया था और 6 साल कर दिया। उसकी वजह से पिछली साल में कोई भी बच्चे ने एडमिशन प्रथम क्लास में नहीं लिया, नया एडमिशन नहीं हुआ, और अब वापस उसको 6 कर दिया गया। भूल सुधार नहीं है, ये एक तरीके से सार्वजनिक शिक्षा को साजिशन खत्म करने का ये कुप्रयास ये लोग बात कर रहे हैं। सर, एक एसीबी ने मामला दर्ज किया है कॉन्फेड के मामले में, जिसमें कोविड काल में कहा जा रहा है कि मिड डे मील में जो अधिकारी थे मिड डे मील के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके साथ मिलीभगत करके कॉन्फेड ने कर इस तरह लेंगे से ना, दिखाया। जांच कर लेंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको दिक्कत है, करें ना। 2 साल क्यों सो रहे थे? 3 साल पहले जब सरकार में हम लोग थे और कोविड तो 3 साल तक निकला था, तो ये राजस्थान की विधानसभा में सवाल क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं उठाते थे? 3 वो गए, 2 ये गए। 5 साल में भी बाद में भी अगर इनको सद्बुद्धि आई है और इनको जांच करनी है तो करें, कौन मना कर रहा है इनको? किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं आप सीबीआई फीबीआई से जिसकी जांच करानी है कराओ, लेकिन ये राजस्थान के साथ अन्याय मत करो, मजाक मत करो, और इस तरीके का जो है वो घिनौना काम मत करो कि परीक्षा के 10 दिन पहले 20 दिन पहले आप इन टीचर्स को राजनीतिक साजिश के तहत और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके तबादला उद्योग कर रहे हो, इसका हमें विरोध है। जो राजेंद्र यादव तब की कांग्रेस की सरकार में शामिल थे, क्या उनकी फॉर्म वो का भी उनकी नाम आया? जवाब वो देंगे ना, मैं कैसे दे सकता हूँ? सर, विजय बैसला जी ने टीएसपी क्षेत्र के अंदर आरक्षण की बात कही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? उन्होंने मतलब उस क्षेत्र के अंदर जहां अभी तक आरक्षण का लाभ ये नहीं भाई साहब आरक्षण कहाँ है? ये जो भर्तियां है ना, इसमें ओबीसी गायब है। जो 50% से ऊपर ओबीसी है वो गायब है इसमें। ये सीएमआर में, सीएमओ में किसी को भी पद स्थापित करें, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए संविधान के मुताबिक, उनको संविधान के मुताबिक उनके आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, वो ही नहीं कर रहे हैं। आप देखना, मैंने ट्वीट भी किया और मैं आज कह सकता हूं आपके सामने कि ओबीसी का जो जितना प्रतिशत है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है।